स्टोरी डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आशापूर्णा देवी की कहानी वंचक। आश्चर्यचकित से खड़े व्यक्तियों के सामने से सू करके एक टैक्सी निकल गई। वे दोनों कुछ वैसे ही धूल भरे रास्ते की ओर तीखी नजरों से देखते खड़े रहे और अचानक भाड़ में जाए हमें क्या बोलकर तेजी से आगे बढ़ गए। टैक्सी अनेक घुमावदार रास्ते पार करती एक शादी वाले घर के सामने आकर रुक गई। लाइटिंग, मंच और तोरण को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी किसी अमीर आदमी की है। इसी साज सजावट से मेल खाती हुई टैक्सी के भीतर से आनंदिता सेन और उनकी विवाहिता पुत्री अजंता बोस बाहर निकली। आज के दिन टैक्सी किराए पर लेकर आना आनंदिता सेन के लिए बहुत पीड़ादायी बात है, लेकिन वे कर भी क्या सकती हैं। भाग्य में जो नहीं बंधा था। आज ही पति ऑफिस के काम से गाड़ी लेकर बारासात या सोनारपुर पता नहीं कहाँ गए हैं। उनको लौटते लौटते रात हो जाएगी। सीधा वे शादी में ही पहुँचने के लिए बोल गए हैं। शादी वाला घर आनंदिता सेन के भाई का है। उनकी भतीजी की शादी है। कितने दिनों से तो उनका रोज आना जाना लगा हुआ है। सुबह भी घर सजाने के लिए आई थी और अब पुत्री के साथ जरी की साड़ी में झिलमिलाती हुई उतरी हैं। हंसते हुए कुछ कुछ बोलती हुई उतरी। दूल्हा अभी आया कि नहीं, अभी तक एक भी बैच के लोग निपटे कि नहीं आदि आनंदिता के मुंह से उतरते ही यह सब सवाल मुखरित हो उठे। उनकी बेटी अजंता बोस इतनी मुखर नहीं है, किंतु साज सज्जा उसकी अत्यंत आकर्षक है। अपनी समवयसी ममेरी बहन और सखी के विवाह के दिन ही पहनने के लिए उसने यह विशेष पोशाक तैयार करके रखी थी। यह बंगाली लड़कियों की पोशाक नहीं, बल्कि लखनऊ की बाइयों की पोशाक लग रही है। ओढ़नी, घाघरा, चोली, चित और रतनचूड़ इत्यादि मिलकर एक नएपन का एहसास करा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उन दोनों माँ बेटियों के उतरते ही लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। किंतु क्या ये फुसफुसाहटें उन माँ बेटी के अत्यधिक साज सज्जा पर उठ रही हैं? इतनी अधिक साज सज्जा, इतनी अधिक साज सज्जा और भी लोग तो करते हैं, लेकिन उन पर इस तरह से कोई नहीं फुसफुसाता। वो मणिका राय के सिर का जूड़ा कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे किसी सरदार जी की पगड़ी हो। वो हेना हालदार ने दोनों हाथों की 10 उंगलियों के नाखून इतने बढ़ा रखे हैं कि नाखून उंगलियों से भी ज्यादा लंबे दिख रहे हैं। पता नहीं इस विवाह को ध्यान में रखकर कितने महीनों से उन्होंने नाखून बढ़ाना शुरू कर दिया था। नाखूनों को 3 रंगों से रंगा है हेना हालदार ने, लेकिन उनकी तरफ तो कोई इस तरह नहीं देख रहा। इस प्रकार अद्भुत और विह्वल दृष्टि से और शादी वाले घर में समस्त आनंद और उल्लास के कलरव के तले एक अशुभ और मृदु विद्रोह का गुंजन भी हो रहा है। यह किस लिए हो रहा है? जहाँ भी 2 लोग साथ खड़े होते हैं, उनके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है और फिस फिस हंसते हुए बातें करता है। ये बातें किसके बारे में होती हैं? कोई भी उंगली नहीं उठाता, लेकिन शादी वाले घर में जुटे इतने सारे लोगों की आंखें और मन उंगलियों की तरह उन्हीं दोनों की तरफ उठा हुआ है, आनंदिता सेन और उनकी बेटी की तरफ। लेकिन मजेदार तो यह है कि वे दोनों इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। वे दोनों अपने आप में ही मस्त हैं। आनंदिता सेन अनर्गल बातें करती हुई स्वर्ग, नर्क, पाताल सब एक किए घूमती फिर रही है और बेटी दुल्हन के कमरे में छटा बिखेरती हुई बैठी है। फिर अजंता सोच रही है कि आंखों में नशा क्यों नहीं उतरा है। लगता है कहीं कोई कमी रह गई है, कोई सुर, कोई ताल जैसे भंग हो गया है। लगता है अजंता की उंगली हर जगह ठीक से पहुंच नहीं पाई है। लखनऊ की बाई जी की पोशाक क्या लोगों की निगाह में चुभती है? लेकिन क्यों? अजंता के विवाह वाले दिन उसकी यही ममेरी बहन कश्मीरी पोशाक में जब नाच रही थी तो क्या मजेदार दृश्य था, और सब लोगों ने उस नाच गाने का क्या आनंद लिया था। साल 1.5 साल में ही क्या अजंता बूढ़ी हो गई है? जाओ भी,
दूल्हे के आने के बाद उसके पास बैठकर अजंता सबको दिखा देगी। अपनी हंसी, गान, चपलता और सौंदर्य के प्रदर्शन से दूल्हे को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, कोई साली मिली थी उसे एक बार। आनंदिता इतना कुछ सोच नहीं रही। आनंदिता चौंधियाई हुई खड़ी है। क्यों रे, सुहागिनें शादी के गीत तो गा लेंगी ना? बिना विवाह गीत के घर अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे, मैंने तो अब तक तुम्हें देखा ही नहीं था। भाई कब आई? यह 7 लहरों वाला हार लगता है नया बनवाया है। बाबा रे, एकदम उगती सुबह लग रही हो। क्या मार कटारी साड़ी पहन रखी है? कहाँ से ली है? ए ए बच्चों, जरा देखो तो खाने की टेबल पर चॉप फ्राई लग गया है कि नहीं? पान कौन लगा रहा है? जरा इधर भी एक खिल्ली दे ना बाबा। कन्या की माँ किधर गई? नजर नहीं आ रही। ए भाभी, सास के ना होने से बहुत इतराती फिर रही हो। उफ, जबान रुकती ही नहीं। जैसे इतनी आसानी से आनंदिता सेन उसे रोकना नहीं चाहती। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। एक प्रबल जलोच्छ्वास की तरह कोलाहल मच गया। जितने लोग उतने उच्छ्वास। और जो लोग दूल्हे को देखकर आहें भर रहे थे वे ठीक ही थे। उनका स्वर थम ही नहीं रहा था। यह लड़कों की मंडली थी। अब कटान करके स्वर कट गया। दाल पूजा के समय एकदम से सन्नाटा छा गया। अजंता सजा हुआ थाल लिए आई। वह माँ के साथ सवेरे ही आकर बहुत मेहनत से यह थाल सजा गई थी। इसमें अपनी कलाकारी का भरपूर प्रदर्शन कर गई थी। अजंता की मामी, कन्या की माँ, सहसा दौड़ी हुई आई और अजंता के हाथ से सजा हुआ थाल छीनते हुए बोली, रुको रुको, घाघरा चोली पहनकर सुहागिन का काम करना शोभा नहीं देता। अपमान और अभिमान के कारण अजंता की आंखें छलछला आईं। वह बोली, पहले ही तुम्हें कहना चाहिए था ना मामी, मैं यह सब छोड़कर साड़ी पहन लेती। बात तो सही ही थी। इतनी सारी सुहागिनें इकट्ठी हुई हैं, लेकिन क्या अजंता भी उसी भीड़ में से एक है? बड़े घर की बेटी और एक बड़े घर की बहू सुंदरी अजंता की यहाँ मामा के घर में किसी बात में क्या उसकी कोई अहमियत ही नहीं है? होठ चबाते हुए अजंता ने सोचा, बड़ी हैरानी की बात है। घाघरा पहन लेना ही मेरा अपराध है? हर आदमी यह जानता है कि अजंता ने मामी के साथ ही विवाह की मार्केटिंग के समय यह घाघरा और ओढ़नी खरीदी थी और कुछ नहीं। वो जो हजारों लड़कियां जमघट लगाए हुए हैं ना, उन्हीं सबों ने मजा लेने के लिए बात लगाई होगी। कोई बात नहीं, यह सुहागिनों वाला काम उसका नहीं है। वह अब दूल्हे के पास बैठकर मंडप की शोभा बढ़ाएगी। लेकिन शादी वाले घर में इस बात के लिए भी इजाजत नहीं है। कल्लोल के भीतर एक हल्का सा विद्रोह जो दबा हुआ था, अब और वह दबा नहीं रह पाया। अब वह हल्का नहीं रह गया। एक तीखा विद्रोह फूट पड़ना चाहता है। एक गुस्सा अपने रौद्र रूप में धिक्कारना चाहता है। पेंदे में बैठा हुआ द्रव उफन कर गिलास के बाहर आना चाहता है। आनंदिता सेन की 2 बहनें इस बैठक में शामिल हैं। एक तो दुल्हन की माँ और दूसरी उनकी बड़ी बहन। खुद दुल्हन के पिताजी को भी बुलाया गया है। वे भी आ गए। उनका उत्तेजित स्वर और भी उग्र हो उठा। क्या ऐसे ही चलेगा फालतू? इसके बाद क्या जुआ खिलाओगी? मंडप के बिछौने पर पहले से ही अधिष्ठित हैं। तुमने अनी को कुछ बोला? उसे बुलाकर समझा दे कि कब और कहाँ कैसे रहा जाता है। यह शोरगुल सुन रही हो? सारी सुहागिनें नाराज हो गई हैं। उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं हैं। किंतु दुल्हन का भाई आकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर तनाव और चेहरे पर विपन्नता झलक रही थी। क्या हुआ? ठीक कर दिया तुमने? तुम लोग जो कहोगी वही होगा। उसे मैंने बुलवाया, लेकिन वो आए तब ना। उस तरफ मेरे ऑफिस के लोग खाने के लिए बैठे हैं। तभी कन्या पक्ष के अभिभावक भी आ गए। उनके चेहरे पर खिन्नता नहीं, बल्कि एक विपन्नता का भाव था। मैंने कहा कि जैसा चल रहा है ठीक नहीं है।
अनी तो कुछ समझती ही नहीं, उसे सेन साहब ही समझा सकते हैं। आहा, क्या बुद्धिमानों जैसी बात की है। दुल्हन की माँ झंकार करते हुए बोली, मेरी इकलौती बेटी है और उसके मंडप में। जो वाक्य पूरा ना बोला जाए उसका वजन बहुत होता है। तभी दुल्हन के पिताजी अपने बालों को सहलाते हुए बोले, तब ऐसा करो कि एक काम करो, जाकर बोलो कि सेन बाहर बारासात से लौट आए हैं, लेकिन यहाँ आ नहीं पाएंगे। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। यह सुनते ही आनंदिता और अजंता बात उनके दिमाग में बैठ गई। हाँ भाई, यह है मर्द का दिमाग। इससे शादी वाले घर में शोरगुल भी थम जाएगा और माँ बेटी जल्दी जल्दी चली भी जाएंगी। अजंता उस समय मंडप में बैठकर दुल्हन के कानों में सख्य भाव प्रदर्शित करते हुए बोल रही थी, देख रही हो ना भाई, वे कितने असभ्य हो गए हैं, आए नहीं। मैंने चिट्ठी में कितनी चिरौरी मिन्नत की थी आने के लिए। मामा मामी ने तो लिखा ही था। इस तरह की शादियों में लोग निमंत्रण पाकर विलायत से भी आ जाते हैं, और दुर्गापुर तो कितने घंटे का रास्ता ही है। अच्छा भाई दूल्हे राजा, आप ही बताएं कि क्या यह निष्ठुरता नहीं है। दूल्हे ने क्या जवाब दिया पता नहीं। तभी दुल्हन के भाई ने आकर गंभीर स्वर में कहा, अजंता, तुम जरा इधर आना। अजंता का दिल कांप उठा। बुलावे में एक विपत्ति का संकेत दिखाई दे रहा था। उठकर पास आई और पूछी, क्या है रांगा भैया। मैं कह रहा था कि मौसा आ गए हैं और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। तुम लोग चली जाओ तो अच्छा रहेगा। अजंता का मुंह सूख गया। पिताजी, पिताजी क्या तबीयत खराब बताकर चले गए? नहीं, मौसा तो आए ही नहीं, यहाँ आए ही नहीं। माँ, माँ कहाँ है? नीचे ही कहीं होंगी। ममेरा भाई तुरंत चला गया। जब विपत्ति आती है तो दिल काम नहीं करता। आनंदिता को भी यही बोल आया। पहले तो आनंदिता आसमान की तरफ देखती रही, फिर बोली, ओ माँ, क्या हो गया? तुम्हारे मौसा यहाँ आए ही नहीं। मैं तो समझ रही थी कि आकर खा पीकर चले गए होंगे, लेकिन तुम कह रहे हो। आनंदिता की स्तब्धता की नींव पर चारों तरफ से उठने वाली आहों की एक दीवार खड़ी हो गई। बेटी को साथ लेकर वे जल्दी जल्दी गाड़ी में जा बैठी। रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थीं। उन्हीं में से किसी एक ने अपनी गाड़ी से पहुंचाने का जिम्मा ले लिया था। अजंता परेशान होकर सोच रही थी कि पता नहीं पिताजी किस अवस्था में होंगे। रोनू की शादी में नहीं जा सके, इसका मतलब कि उनमें खड़े होने की शक्ति नहीं होगी। किंतु आनंदिता के चेहरे को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वह क्या सोच रही है। आनंदिता को लग रहा था कि उसके पति को क्या अपनी दुश्मनी आज ही निकालनी थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो आया, आंखें शीशे की आंखों की तरह। जलती भुनती बड़बड़ाती हुई अजंता जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे उतरी। कहाँ तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है? घर के सामने चहलकदमी करते फिर रहे हैं। आखिर बात क्या है? वह लपक कर आगे बढ़ी। आपको क्या हुआ है पिताजी? मिस्टर सेन कुछ रुकते हुए भारी गले से बोले, घर के भीतर जाओ। इस बात पर अजंता की आंखों में आंसू भर आए। ये क्या, आज सभी मिलकर मुझे अपमानित कर रहे हैं? क्यों? अजंता बनारसी दुपट्टा मुंह पर रखकर घर के भीतर चली गई। आनंदिता भी चली गई। पति से कोई बात नहीं की। शायद गुस्से की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया था। सेन बोले, तुम रुको। आनंदिता पीछे मुड़कर खड़ी हो गई। बनारसी साड़ी का जड़ाऊ आंचल झुलस उठा। आनंदिता के चेहरे पर विद्रूपता गहरा गई। बोली, क्या अपराध की क्या सजा होगी? कोर्ट मार्शल? सेन साहब का धैर्य जवाब दे गया। वे डांटते हुए बोले, रुको, पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम लोगों के निकलने से पहले दुर्गापुर से 2 आदमी आए थे। आनंदिता स्थिर होकर खड़ी हो गई। बोली,
आए थे। क्या बोले वो? आनंदिता और भी स्थिर स्वर में बोली। कुछ बोल न सके। मैंने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। बोलने नहीं दिया? ना। हाँ, सचमुच आनंदिता ने बोलने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था, देखिए हम लोग दुर्गापुर से आए हैं। आनंदिता ने उनकी तरफ घूर कर देखा था। आनंदिता ने उनके चेहरे की लिखावट पढ़ ली थी। तुरंत उसने अपनी व्यस्तता प्रदर्शित करते हुए बोला था, देखिए, कृपया कल एक बार आकर देख लीजिएगा। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। तुरंत ही बाहर निकलने वाली हूँ। उन दोनों ने बेचैनी पूर्वक अनुरोध करना चाहा था। आप समझ नहीं पा रही हैं। हमें बहुत जरूरी बात करनी है। निशीथ बोस आपके ही दामाद है ना दुर्गापुर में? हाँ हाँ, समझ गई। लेकिन वे तो अभी आए नहीं और लगता है आएंगे नहीं। अपने आने की सूचना कम से कम भेज देनी चाहिए थी। आनंदिता देवी बेटी को टैक्सी में बिठाकर खुद भी चली गई। उन दोनों ने एक बार गाड़ी की खिड़की से झांक कर बोलने का भी प्रयास किया था। आप हम लोगों की बात तो एक बार सुनती जाइए। आज 11 बजे मिस्टर बोस। 11 बजे? आनंदिता देवी ने कहा। 11 बजे आएंगे? उस समय कोई ट्रेन कहाँ है? बाई कार आएंगे। समझ गई। तब अच्छा है। अच्छा, नमस्कार। लेकिन बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आश्चर्यचकित से खड़े दोनों आदमी सूं करके निकल गई कार की तरफ देखते रह गए थे। अजंता ने उद्विग्न होकर प्रश्न किया था, वे लोग क्या कह रहे थे माँ? आनंदिता ने बात को टाल दिया था, हवा में उड़ा दिया था। बोली, मेरे प्यारे दामाद जी आ नहीं पाएंगे। उसी गलती को पाटने के लिए खबर भेजी थी। फिर यह भी बोले हैं कि संभव हुआ तो बाई कार आएंगे। अजंता ने मुंह फुलाकर कहा, आ नहीं पाएंगे? बहुत पहले से ही कह रहे थे कि ममिया ससुर की बेटी की शादी में छुट्टी लूंगा। पागल नहीं तो? ये सारी बातें आनंदिता को स्पष्ट रूप से याद हैं। सेन साहब क्रुद्ध बाघ की तरह दहाड़े। निमंत्रण पर जाने की इतनी जल्दी थी कि दो लोग क्या खबर लाए हैं उसे सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। आनंदिता पति की आंखों से आंखें मिलाकर बहुत ही कठोरता से बोली, वो क्या खबर लाए हैं उसे सुनने का समय तो नहीं था, लेकिन वो बात तो उनके चेहरे पर ही लिखी थी। क्या मतलब? सेन साहब मर्द की तरह एक गावदी औरत को पकड़कर झिंझोड़ते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? उनका चेहरा देखकर ही तुम समझ गई थी? और निशीथ का मरना जानकर भी तुम? हाँ, जानबूझकर मैंने ऐसा किया। लेकिन जरा यह तो बताओ कि इतनी बड़ी धरती पर इससे कितना बड़ा नुकसान हो गया। अजंता इतनी मेहनत से रंग बनाकर तैयार होकर कितने अरमान लिए उत्सव में जाने के लिए निकल पड़ी थी, और तभी मैं क्या करती? उसे धूल में लुटाकर बोल देती कि तुम्हारा सब कुछ लुट गया, समझी? तुम्हारा सर्वनाश हो गया। तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे ही दुनिया को क्या मिल जाता। अपने पर काबू रखो। बेहूदगी की भी एक सीमा होती है। निशीथ के मामा और तुम्हारी भाभी के बाप के घर क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता था? समूचे शादी वाले घर में क्या हाय हाय मची हुई थी, और तुम दोनों माँ बेटी नौटंकी कर रही थी। आनंदिता इस धिक्कार से विचलित नहीं हुई, जैसे विचलित होना भूल गई हो। तभी तो वे शांत स्वर में बोली, मैं जानती हूँ कि भाभी के मायके में निशीथ का ननिहाल है, लेकिन यह नहीं जानती कि यह खबर इतनी जल्दी शादी वाले घर में भी पहुंच जाएगी। मैंने सोचा कि 6 महीना पहले से ही बेटी रूनू की शादी में मजे लेने की कल्पनाएं संजोए बैठी थी, तो वह उसे पूरा ही कर ले तो अच्छा रहेगा। उसके जीवन में तो अब कोई आमोद बचा नहीं। सारी जिंदगी तो उसे दावा नल में गुजारनी है ही। मैंने सोचा था कि अगाध काल समुद्र में से 3 घंटे चुरा लूंगी, कोई जान भी नहीं पाएगा, लेकिन संभव नहीं हो सका। दुनिया के लोगों ने
मेरी इस चोरी के ऊपर अपना चाकू तेज करना शुरू कर दिया। सेन साहब आनंदिता के उन रंगे हुए गालों के ऊपर ढुलक आए आंसुओं की तरफ क्षण भर देखते हुए धिक्कार के स्वर में बोले, आर्ग्यूमेंट तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आश्चर्य है कि तुम यह कर कैसे सकी। वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन तुम तो समझ रही थी। इसके बाद भी तुम हुल्लोड़ करती फिर रही थी। मैं समझ रही थी कि ऐसा करने से लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन मैं बुद्धू थी। कर सकने की बात पूछ रहे हो? आदमी क्या नहीं कर सकता। तुम भी तो कर सके। अपनी बेटी के अनंत वैधव्य से 2 घंटे चुरा लिए उसकी कैफियत तलब करते हुए। अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी की कहानी वंचक। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।